नमस्कार, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज का वीडियो एनसीईआरटी की क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और दूरदर्शन की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की 4th यूनिट से लेसन 10 मानव बस्तियां। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इकाई 4th का अध्याय 5 मानव बस्ती। बच्चों, हमारी बेसिक नीड्स जो हैं वो होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा तो हमें इजीली मिल जाता है, लेकिन मकान हम कहाँ पर बसाते हैं? हम ऐसे क्षेत्र में अपना मकान बनाते हैं जहाँ पर कि हम सेफ हों, हम सुरक्षित हों तथा आसपास का वातावरण अच्छा हो, हमारे रहने योग्य हो, किसी तरह की समस्या ना हो। साथ में ही हमारी जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वह भी आसपास आसानी से मिल जाएं। ठीक है, तो हमारा जो मकान है वो किसी क्षेत्र या किसी एरिया में बनाया जाता है जहाँ की और भी बहुत सारे मकान होते हैं, तो उस क्षेत्र को हम बस्ती कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बस्तियों के विषय में। ठीक है, एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हो उसे बस्ती कहते हैं। ठीक है, कोई भी स्थान जो कि स्थायी रूप से बसा हो, वहाँ पर लोग रहते हों, उसे हम बस्ती कहते हैं। बस्तियों का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है। एक होती हैं ग्रामीण बस्तियां और दूसरी होती हैं नगरीय बस्तियां। बस्तियों के विभाजन करने के लिए मापदंड की आवश्यकता होती है कि कौन सी बस्ती ग्रामीण है और कौन सी बस्ती नगरीय है। सबसे पहला मापदंड जो हमने लिया है वो है जनसंख्या के आधार पर बस्तियों का मापदंड। जनसंख्या के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग मापदंड लिया जाता है। जैसे भारत और चीन जैसे देश हैं, यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जनसंख्या कम होती है। इसलिए जनसंख्या का जो मापदंड है वो उतना सटीक नहीं होता है। इसलिए कुछ और अन्य मापदंड भी हमने लिए हैं। आगे है व्यवसाय के आधार पर मापदंड। व्यवसाय के आधार पर मापदंड ग्रामीण बस्ती उसे कहते हैं जहाँ पर अधिक कार्य जो है उन्हीं से संबंधित होता है, जैसे कृषि है, पशुपालन है, खनन है, मछली पालन है आदि। नगरीय बस्ती उसको माना जाता है जहाँ की 70% जो पॉपुलेशन है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। ठीक है, यानी कि द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में व्यस्त होते हैं। ये भारत के अनुसार है। कुछ देशों में 50% जनसंख्या भूमि से संबंधित कार्यों में लगी रहती है, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन आदि, उन्हें ग्रामीण जनसंख्या माना जाता है। और 50% जनसंख्या जो है वो द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों में लगी रहती है, उन्हें शहरी जनसंख्या माना जाता है। ठीक है, तो व्यवसाय के आधार पर नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों का मापदंड एकदम सही है। सन 1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: सभी स्थान जहां नगर पालिका हो, नगर निगम हो, छावनी या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो एवं कम से कम 5000 व्यक्ति वहां पर निवास करते हों तथा 70% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो व जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे स्थानीय क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहेंगे। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सन 1991 की भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती की परिभाषा है। चलिए अब हम देखेंगे बस्तियों के प्रकार। बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक है संहत बस्ती और दूसरी है प्रकीर्ण बस्तियां। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संहत बस्ती और प्रकीर्ण बस्तियों में अंतर लिखिए। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह से तैयार कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आए तो आप उसका भी आंसर दे सकें। संहत बस्ती, इस प्रकार की बस्तियां वे होती हैं जिनके मकान एक दूसरे के समीप होते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में मकान एक दूसरे से सट के बने होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, बीच में ये रोड गई है और फिर ये आसपास जुड़े हुए हैं। प्रकीर्ण बस्तियां, इस प्रकार की बस्तियों में मकान दूर दूर बसे होते हैं
प्रायः खेतों के द्वारा ये एक दूसरे से अलग होते हैं। इस तरह की बस्तियों में क्या होता है, जैसे ये खेत है, इसमें एक मकान बना हुआ है, फिर दूसरा खेत लगा हुआ है, फिर इसमें दूसरा मकान बना हुआ है, फिर इस तरह से खेतों के द्वारा काफ़ी दूरी पर ये मकान बने होते हैं, यानी कि मकान काफ़ी दूर दूर होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे, ताकि वहाँ पर पीने योग्य पानी और कृषि के लिए भी पानी की व्यवस्था हो सके। ठीक है। अधिकतर भारत में जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, गंगा नदी के मैदानी भाग, वहाँ पर सहत बस्तियाँ बसी हुई हैं, प्रकीर्ण बस्तियाँ। इनका विकास सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक गांव बनता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण बस्ती की अधिक निकटता प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़े लोगों से होती है। ग्रामीण बस्ती उसे कहते हैं जहां पर अधिकतर जो जनसंख्या है वो कृषि से संबंधित यानी भूमि से संबंधित कार्यों में संलग्न होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। गांव के जो बस्तियां होती हैं, ग्रामीण बस्तियां, उनका आकार जो है वो छोटा होता है शहरी बस्तियों की तुलना में। चलिए अब हम देखते हैं ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है जलापूर्ति, दूसरा है भूमि, तीसरा है उच्च भूमि के क्षेत्र, चौथा है गृह निर्माण सामग्री, पांचवा है सुरक्षा व छठा है नियोजित बस्तियां। चलिए अब हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, जलापूर्ति। ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों या जलाशयों जैसे नदियों, झीलों एवं झरना आदि के समीप बसती हैं। ठीक है, हम इमेज की सहायता से भी समझ सकते हैं कि जो पूरी ग्रामीण बस्ती है, जो घर बने हुए हैं, ये नदी के किनारे के ऊपर की साइड में बने हुए हैं, क्योंकि जल का उपयोग बस्तियों में पानी पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, इमेज की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि एक बस्ती जो है वो नदी के किनारे बसी है और दूसरी बस्ती जो है वो तालाब के किनारे बसी हुई है। चलिए अब है भूमि। मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त व उपजाऊ हो। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं पाई जाती हैं। यूरोप के जो दलदली क्षेत्र हैं वहाँ पर बस्तियां नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर जो यूरोपीय क्षेत्र हैं, ये देखिए, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये घाटियों या पहाड़ियों पर अपने ये कुछ तंबू टाइप के इस तरह के बनाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बनाते हैं। ये मैप जो है वो पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया का है और यहाँ के लोग जो हैं वो नदियों के मैदानी भागों में, जैसे ये गंगा नदी गई है, यहाँ पर काफ़ी बस्तियां बसी हुई हैं, क्योंकि मैदानी भागों में चावल की फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है और जो नदी क्षेत्र होते हैं, ये जो इमेज में हमें नदी दिखाई दे रही है, नदियों में पानी बहुत होता है और चावल की खेती के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और चावल की कृषि के ही लिए जो है दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है वो नदी घाटियों में बसा हुआ है। अब हम देखेंगे उच्च भूमि के क्षेत्र। मानव ने अपने अधिवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना है ताकि बाढ़ से होने वाली क्षति से बचा जा सके। उष्णकटिबंधीय देशों में दलदलीय क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं। ये जो स्तंभ हैं, इस तरह के स्तंभों पर बनाते हैं ताकि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। सडनली पानी आएगा तो पानी ये स्तंभों की सहायता से यहाँ से निकल जाएगा और नीचे होंगे तो कीड़े मकोड़े भी बहुत अधिक आएंगे और बाढ़ के पानी से ये सब बह जाएंगे। अब है निर्माण सामग्री।
मानव बस्तियों के विकसित होने में गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक कारक है। जहां आसानी से लकड़ी, पत्थर एवं अन्य सामग्री मिल जाती है, मनुष्य वहां अपनी बस्तियां बनाकर रहने लगते हैं ताकि उन्हें गृह निर्माण सामग्री के लिए कहीं अधिक दूर जाने आने में समस्या का सामना ना करना पड़े। चीन के लोएस क्षेत्र में वहां के निवासी कंदरा में मकान बनाते थे एवं अफ्रीका के सवाना प्रदेशों में कच्ची ईंटों के मकान बनाए जाते थे। जो इमेज में दिखाई गई हैं कच्ची ईंटें, इस तरह की कच्ची ईंटों से मकान बनाते थे। जबकि ध्रुवीय प्रदेश में एस्किमो हिमखंडों में अपने इग्लू का निर्माण करते थे। इमेज में ये इग्लू दिया है, ये हिमखंडों का बना हुआ है जिसमें कि एस्किमोस रहते हैं। चलिए अब हमारा अगला पॉइंट है सुरक्षा। राजनीतिक स्थिरता, युद्ध, पड़ोसी समूहों के उपद्रवी होने की स्थिति में गांव सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत युद्ध होते थे। ऐसे में लोग राजनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ियों पर अपने मकान बनाकर रहते थे, जो कि मैदानों से काफ़ी ऊपर होते थे और जिन पर आसानी से युद्ध करना या हमला करना सरल नहीं होता था। नाइजीरिया में बड़े इंसेल वर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। ये हमने जो उदाहरण लिया है ये नाइजीरिया का इंसेल वर्ग है। इसे जुम्बा रॉक के नाम से जाना जाता है तथा भारत में भी अधिकतर दुर्ग उचित स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित हैं। ये भारत का दुर्ग है जो कि अधिकतर हमें ऊंचे स्थानों और पहाड़ियों पर दिखाई देंगे। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है, मेवाड़ का किला है, बूंदी का किला है और ग्वालियर का किला है। ऐसे कई जो किले हैं वो पहाड़ियों पर ऊंचे स्थानों पर बनाए गए हैं क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ियों पर जाना इतना इजी नहीं हुआ करता था। अब हम पढ़ेंगे नियोजित बस्तियां। बस्तियां बसने का एक कारण नियोजित बस्तियां भी हैं। नियोजित बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। इस प्रकार की बस्तियों पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे आवास, पानी एवं अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराई जाती है। और ये हमने नियोजित बस्तियों का एक एग्जाम्पल भी लिया है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई जाने वाली बस्तियां हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। तो हम अब पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विन्यास के आधार पर, दूसरा है कार्य के आधार पर और तीसरा है बस्तियों की आकृति के आधार पर। चलिए तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है विन्यास के आधार पर। विन्यास जैसे मैदानी भाग है, पठारी ग्राम है, तटीय ग्राम है, वन ग्राम है आदि एवं मरुस्थलीय ग्राम है, इनमें सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे ये तट है और इस तट का जो विन्यास है ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह से गांव बस जाते हैं। पठारी है तो पठारों पर भी, समतल पठारी क्षेत्रों पर ग्रामीण क्षेत्र बस जाते हैं तथा मरुस्थलीय भागों में भी ग्राम बस जाते हैं। कुछ इस तरह के ग्राम होते हैं, जहाँ जैसी स्थिति होती है उस तरह के वहाँ पर ग्राम बस जाते हैं। अब है कार्यों के आधार पर। कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष कार्य किए जाते हैं और उसी आधार पर वहाँ पर ग्राम बस जाते हैं। जहाँ कृषि अधिक होती है वहाँ पर कृषि ग्राम बन जाते हैं। जहाँ पर मछली पालन का कार्य अधिक होता है वहाँ पर मछुआरों के ग्राम बन जाते हैं। जहाँ लकड़ी से संबंधित कार्य अधिक होते हैं वहाँ लकड़हारों के ग्राम बन जाते हैं। तथा जहाँ पर पशुपालक, पशुओं से संबंधित अधिक काम होते हैं, अधिक पशुओं की संख्या होती है, वहाँ पर पशुपालकों के ग्राम बस जाते हैं। बस्तियों की आकृति के आधार पर ग्रामों का निम्नलिखित वर्णन किया जा सकता है। पहला है रेखीय प्रतिरूप, दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, तीसरा है वृत्ताकार प्रतिरूप, चौथा है तारे के आकार का प्रतिरूप और पांचवा है टी आकार, बाई आकार एवं क्रॉस आकार के प्रतिरूप। आइए तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है रेखीय प्रतिरूप। इस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंध पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के मकानों में क्या होता है, जैसे ये सड़क जा रही है तो सड़क के किनारे किनारे पर मकान बनते चले जाते हैं
और ये एक रेखा की तरह दिखाई देते हैं और इसी को रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, और इमेज की सहायता से भी आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा है आयताकार प्रतिरूप। इस प्रकार बस्तियों में सड़कें आयताकार होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ठीक है, इस प्रकार की बस्तियों में क्या होता है, ये जो सड़कें हैं वो आयताकार रूप में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और बीच में इनकी सड़कों के बीच में बस्तियां बस जाती हैं, जिससे कि इनका प्रतिरूप एक आयत की तरह दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं आयताकार प्रतिरूप। इसी तरह से बस्ती चली जाती है, यहाँ से भी निकल जाती है रोड, यहाँ से भी निकल जाती है। इस तरह से इस प्रतिरूप को आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। अगला है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप में गांव, झीलों अथवा तालाबों आदि के चारों ओर बस्ती बस जाती है। ठीक है, जैसे कोई झील है, ये हमें दिखाई दे रही है, झील है और इसके चारों ओर जो है वो बस्ती बस गई है, इसलिए इसका जो प्रतिरूप हो वह वृत्त के समान दिखाई देता है। कभी कभी ग्राम इस योजना से बनाए जाते हैं, जैसे गांव के मध्य में एक चारागाह बना दिया। ठीक है, और वहां पर पशुओं को खुला छोड़ दिया तथा चारों तरफ उसके घर बना लिए जाते हैं। यहाँ से रोड भी जा रही है, बीच में चारागाह है और इसके चारों तरफ मकान बने हुए हैं। इस तरह से यह एक वृत्त के समान दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। अब है तारे के आकार का प्रतिरूप। जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं, उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं, वहाँ तारे की आकृति की बस्तियाँ विकसित हो जाती हैं। कई मार्ग हैं और मार्गों के चारों तरफ, जैसे ये मकान है, ये है, एक मार्ग यहाँ से आ रहा है, इसके बीच में भी मकान बन गए, फिर एक मार्ग यहाँ से, मार्ग यहाँ से, और इन सब के मध्य में मकान बन जाते हैं, जिससे इनकी आकृति एक तारे के समान दिखाई देती है। इसे हम कहते हैं तारे के आकार का प्रतिरूप। चलिए अगला है टी के आकार की बस्तियां सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं। ये सड़क जा रही है, ठीक है, और एक इस तरह की सड़क जा रही है और यहाँ पर ये बस्तियां बस जाती हैं, तो इनका शेप जो है वो टी के समान दिखाई देता है, इसलिए इन्हें टी आकार की बस्तियां कहते हैं। अब है वाई आकार की बस्तियां। वाई आकार की बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। वाई आकार की बस्तियों में क्या होता है, ये दो मार्ग आकर किसी एक मार्ग से जाकर मिल जाते हैं और इसके चारों तरफ घर बन जाते हैं, बस्ती बन जाती है, इसे हम कहते हैं वाई आकार की बस्ती। और इसका जो शेप हो वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर वाई के समान दिखाई देता है। चलिए अगली है क्रॉस आकार की बस्ती। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे पर प्रारंभ होती हैं, जहां चौराहे से चारों दिशाओं में बसाव आरंभ होता है। इस तरह की बस्ती तो हमें कई जगह पर दिखाई देती है, जहां चारों तरफ से सड़क आती है और एक किसी स्थान पर जाकर मिलती हैं। इसी को हम कहते हैं क्रॉस शेप पैटर्न या क्रॉस आकार की बस्तियां। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। चैप्टर में ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं भी हैं और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं लिखिए या वर्णन कीजिए या ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं समझाइए। इस तरह से ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की अधिक संख्या। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या बहुत अधिक होती है एवं इनका आधारभूत ढांचा भी अपेक्षित होता है एवं निवेशकों के सम्मुख यह बड़ी चुनौती है एवं अवसर भी होता है कि ग्रामीण बस्तियों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी मुख्य समस्या है जल की समस्या। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं होती। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। जैसे राजस्थानी क्षेत्रों में लोगों को दूर दूर तक जल नहीं दिखाई देता है और उन्हें लंबी लंबी दूरियां तय कर कर जल लेने के लिए जाना पड़ता है। जल से संबंधित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि भी एक सामान्य समस्या है। जहाँ पर जल है, जैसे इमेज की सहायता में से समझ सकते हैं कि ये जल है और इस जल के
तालाब के चारों तरफ पन्नी, कचरा, कई चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिससे कि कई तरह के मच्छर और बैक्टीरियाज पनपते हैं, जिससे कि हैजा, पीलिया जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती हैं। यह भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। अब है शौच घर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की समस्या। ग्रामीण बस्तियों में शौचालय एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधा बहुत कम है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि शौचघर होने के बाद भी लोग है ना खेतों में आसपास जाते हैं और साथ में ही कूड़े कचरे को कहीं भी फेंक देते हैं। कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती है, जिससे कि वहाँ पर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मकानों की रूपरेखा एवं उनके लिए प्रयुक्त होने वाली कमज़ोर सामग्री। मकानों की रूपरेखा और उनके लिए प्रयुक्त होने वाली यह निर्माण सामग्री हर पारिस्थितिक प्रदेश में भिन्न होती है। जो मकान मिट्टी, लकड़ी एवं छप्पर के बनाए जाते हैं, वह भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय उन पर काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है इमेज की सहायता से, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये घास फूस सब बह जाता है और ये मकान टूटने लगते हैं और कभी कभी ये ध्वस्त भी हो जाते हैं, जिससे कि जनधन की हानि भी हो जाती है। अगली समस्या है मकानों के साथ पशु गृह निर्माण की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही मकान में मनुष्यों के साथ पशु भी रहते हैं। इसी कारण मकान में पशु शेड और उनके चारे रखने की जगह भी होती है। चूँकि पशु हैं, पशु गंदगी भी करते हैं और उन्हें पूरे टाइम बार बार साफ भी नहीं किया जा सकता, जिस कारण से गांव में गोबर एवं कंडे आदि के कारण भी वहाँ पर कई प्रकार के मच्छर पनपते हैं, जिससे कि कई बीमारियां फैलती हैं। अब पशु शेड मकान में साथ में रखने का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण यह है कि जंगली जानवरों से पालतू पशुओं और इनके चारे की उचित ढंग से रक्षा की जा सके, इसलिए वो मकान में ही पशु शेड एवं चारा रखने की व्यवस्था करते हैं, परंतु इससे कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अगला है कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों की कमी। ग्रामीण बस्तियों में कच्ची सड़कें होती हैं, हम इमेज की सहायता से भी समझ लेंगे। जैसे कई सारे विकासशील देश हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सड़कों पर सड़कें पक्की नहीं है, कच्ची सड़कें, और इस तरह की कीचड़ और पानी भरा रहता है और गंदगी होती रहती है। यहाँ आधुनिक संचार के साधनों की कमी पाई जाती है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि संचार के साधनों की कमी पाई जाती है। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क आसपास से कट जाता है, यानी शहरी क्षेत्रों से संपर्क कट जाता है और आपातकालीन सेवा प्रदान करने में गंभीर कठिनाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। कभी इन ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आ जाए या कोई और बड़ी दुर्घटना हो जाए, जैसे आग लगना है आदि, इस तरह से, तो यहाँ पर संचार के साधनों की कमी से भी के कारण गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब है स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी समस्याएं। ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी विशाल जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी कठिन हो जाता है। यह समस्या उस समय और अधिक विकट हो जाती है जब ग्रामीणीकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ हो, यानी गांव जो है वो सही से नहीं बसा हो और विशाल क्षेत्र में मकान दूर दूर विकसित होते हों। जैसे गांव खेत में गांव बसे हों और काफ़ी दूरी पर बसे हों, तो ऐसे में समस्या और अधिक बढ़ जाती है। अगर ग्राम नियोजित तरीके से बसे हों, मकान पास पास हों, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, परंतु मकान अधिक दूर हैं तब भी यह सब सुविधाएं प्रदान करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आशा करते हैं कि आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा आपको, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करिएगा, साथ में नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।